अस्सलाम वालेकुम। तो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर लिया है या यूनिट 3 कह लें, और उसकी एक्सरसाइज है 3.1। इंशाल्लाह सारी करेंगे। मैं हर एक का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको जो देखना है आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। इससे पहले भी सारी अपलोडेड है, आप वो भी देखें, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएंगे। अच्छा, इस एक्सरसाइज को डायरेक्टली स्टार्ट करने से पहले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपकी थ्योरी में दिए हुए हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, छोटे छोटे से हैं, तो पहले हम उस पर बात करेंगे। फिर मैं आपको बुक पर उसकी मार्किंग भी करवाऊंगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पर है, कितना करना है। उसके बाद इंशाल्लाह हम अपनी एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं अपनी थ्योरी के कॉन्सेप्ट को समझना। तो पहला आपका जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है मैट्रिक्स। कि मैट्रिक्स क्या चीज़ है। मान लें आपके पास कुछ नंबर मौजूद है, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई रियल नंबर ले लेते हैं सिंपल से 1 2 4 -3। ये कुछ नंबर है। अब ये सिंपल वे में लिखे हैं। अगर मैं इन नंबर्स को कुछ इस तरीके से लिख दूं, रेक्टेंगल तरीके से, मतलब 1 2 को मैं ऊपर लिख दूं 1 2, और 4 और -3 को नीचे लिख दूं 4 - 3, और इसको बंद कर दूं इस तरह के एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब ये जो मेरे पास शक्ल बन गई है ना, इसको हम कहते हैं ये हमारा मैट्रिक्स है। ठीक है। आप जब भी अपने एलिमेंट्स को इस तरह की शेप के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वो बनता है मैट्रिक्स। क्लियर। अब ये मैट्रिक्स कब बना, कैसे बना, इसकी थ्योरी में हम इसको पढ़ेंगे। एक सादी सी बात बताता हूँ कि हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होती हैं, मतलब इस तरीके से मान लें x+2y = 1, या फिर x+y = 3। इस तरह की कोई लीनियर इक्वेशंस होती हैं। अब इनको सोल्व करना था। अब सोल्व करने के इसके तरीके और भी हैं हमारे पास, जैसे कि आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें तो यहाँ से आ जाएगी y की वैल्यू, फिर इसमें लिख देंगे। तो इस तरह के मेथड थे। या ऊपर नीचे रख के प्लस माइनस करके कटिंग कर दें तो एक वैल्यू आ जाएगी, वो ठीक थे। लेकिन समटाइम्स हम मज़ीद आसान मेथड ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि समटाइम्स हमारी ये इक्वेशन थोड़ा टफ टाइम देती है हमें। तो कोई ऐसा मेथड ढूंढने की कोशिश की जा रही थी जिसकी मदद से इन लीनियर इक्वेशंस को सोल्व किया जा सके आसानी से। तो हुआ क्या, साइंटिस्ट ने इसको कुछ इस तरीके से अरेंज किया, जैसे कि x का शुरू में क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं है तो 1 होगा। y के शुरू में 2 है तो यहाँ 2 लिख दिया। x के शुरू में 1 है तो 1 लिख दिया। y के शुरू में कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया। ठीक है। अब ये क्या बन गया, ये एक मैट्रिक्स बन गया। फिर इसको सोल्व करने के हमने तरीके ढूंढे, बनाए उन्होंने, और उसकी मदद से लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना बहुत आसान हो गया। उसके बाद लीनियर के बाद फिर हमने और मुश्किल मुश्किल इक्वेशंस को भी इन्हीं मैट्रिक्स की मदद से बहुत जल्दी सोल्व करना सीख लिया। और फिर आगे जाके साइंस की बहुत सी ब्रांचेस में इसको यूज़ किया गया। स्पेशली आजकल जो एआई है, कंप्यूटर है, उसमें तो मैट्रिक्स का बहुत बड़ा रोल है। जितना भी डाटा है उसको मैट्रिक्स की शक्ल में अरेंज करके भी सोल्व किया जाता है। ठीक है। अच्छा, मैट्रिक्स आमतौर पे भी यूज़ होता है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, आपके घरों में या स्कूल वगैरह में या अकेडमीज में जो शेड्यूल बनता है, आपने देखा होगा कि कुछ इसी फॉर्म का बनता है। मान लें कि लिखा होगा कि पहला लेक्चर फिजिक्स का होगा 3 बजे, फिर मैथ का होगा 4 बजे। इस तरह का आप देख सकते हैं कि डाटा लिखा होता है तरतीब से, रोज के अंदर डाटा लिखा होता है। तो ये भी एक मैट्रिक्स की ही फॉर्म है जिसके अंदर डाटा जो है, ये इसे हम कहते हैं रो है ये। ठीक है। और ऊपर वाली लाइनों को हम कहते हैं कॉलम। तो इस तरह का जो फॉर्म है जिसमें डाटा रोज और कॉलम की शक्ल में लिखा होता है, बेसिकली इसी को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। इतना काफ़ी है। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपके सामने, वो कहता है अब मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर अरे इन शेप। मैट्रिक्स में क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरे में अरे है, शेप है, मतलब रेक्टेंगुलर शेप है जिसके अंदर आप अरेंज कर देते हैं अपने एलिमेंट्स। होज एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज आर रिटर्न विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। वो कहते हैं कि एक ऐसी शेप है, रेक्टेंगल शेप है, जिसके अंदर आप एलिमेंट्स को लिखते हो और फिर स्क्वायर ब्रैकेट, इन ब्रैकेट्स को कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज कर देते हो। और ये जो लिखा हुआ है ना, ये स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखते हैं। मतलब ये आपकी मर्जी नहीं है कि पहले आपने 2 लिख दिया फिर 1 लिख दिया। जहाँ पे x की वैल्यू चूंकि पहले 1 थी तो आपने यहाँ पर भी 1 लिखना है, 2 थी तो y के आगे 2 था तो फिर यहाँ पर भी 2 ही लिखना है। ये चीज़ें हमने सीखनी है आगे कि कैसे लिखा जाता है, अभी तो बस कॉन्सेप्ट देना आपका मकसद है। तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट में इनको लिख देना है, और जब लिखेंगे तो फिर ये जो चीज़ें हैं इन्हें हम कहेंगे ये हमारी रोज है। ठीक है। और ऊपर से नीचे अगर आप देखेंगे
तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, हमारे कॉलम बन जाएंगे। तो वो यही बात कर रहा है कि आप अपने डाटा को, अपनी एंट्रीज को, या इनको एलिमेंट्स भी कहते हैं, एंट्रीज भी कहते हैं, कि आप अपने एलिमेंट्स को या एंट्रीज को रोज या कॉलम, रोज और कॉलम दोनों, रोज और कॉलम की शक्ल में लिख दें तो वो, और फिर उसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दें, तो वो आपके पास जो शक्ल बनती है, रेक्टेंगुलर शेप जो बनती है, उससे हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, चलें अब आगे इसके मजीद कुछ बातें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे रोज एंड कॉलम क्या होते हैं, तो वो मैं पहले बता चुका हूँ कि रोज क्या होती है। मान लें कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए बी सी और डी। अब इस मैट्रिक्स के अंदर ये वाली जो लाइनें हैं यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ, इन्हें हम कहते हैं रोज, और या यूं कह लें कि जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उसे रोज कहते हैं। और ऊपर से नीचे अगर हम देखेंगे ये वर्टिकल लाइंस, इसे हम कहते हैं कॉलम्स। ठीक है, ये बाय याद रखिएगा। तो आप देख के बता सकते हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज है और कितने कॉलम है। 2 रोज है और 2 ही कॉलम है। रोजो कॉलम की भी कॉन्सेप्ट की बात कर ली। अब बात करते हैं एलिमेंट्स की या एंट्रीज की, ये किसे कहते हैं। तो ये मैं बता चुका हूँ, ये भी बात ऊपर बता दी है कि मान ले कोई भी मैट्रिक्स है ना, इसी की बात कर लें, या चले कोई और लिख लेते हैं 1 2, ये भी एक मैट्रिक्स है। अब इसके अंदर ये जो 1 और 2 लिखा हुआ ना, ये बेसिकली क्या है हमारे पास, इन्हें हम कहते हैं ये हमारे एलिमेंट्स हैं या एंट्रीज हैं। मतलब मैट्रिक्स के अंदर जो लिखा होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं, जो एंट्रीज होते हैं, जो नंबर होते हैं, उन्हें हम एंट्रीज भी कहते हैं और एलिमेंट्स भी कहते हैं। चलें नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के ऑर्डर का क्या मतलब है, ऑर्डर भी कहते हैं या साइज भी कहते हैं, कि मैट्रिक्स के साइज का क्या मतलब है। बेसिकली इसका मतलब ये होता है, आपने ये बताना होता है कि आपके मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज और कितने कॉलम है। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लें आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 और 2, ये एक मैट्रिक्स है। अब आपने इसका ऑर्डर बताना है या साइज बताना है, तो बेसिकली आप ये बताएंगे इसमें कितनी रोज है और कितने कॉलम है। अब इसमें कितनी रोज हुई, रोज होती है लेफ्ट से राइट, तो रोज होगी इसमें 2, और कॉलम होता है ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे एक ही कॉलम है, तो मैं यूं लिखूंगा कॉलम वो एक है। तो ये आपने क्या बता दिया, इसका साइज बता दिया। लेकिन इसको लिखने का एक स्पेसिफिक तरीका हमने रखा हुआ है। तरीका ये रखा हुआ है कि पहले आप रोज लिखोगे 2, और बाय का वर्ड यूज करोगे डैश, और फिर आप कॉलम की वैल्यू लिखोगे, कॉलम 1 है तो आप 1 लिखोगे। तो 2 बाय 1, इस तरीके से हम क्या लिखते हैं, इसका ऑर्डर लिखते हैं। ठीक है, रोज पहले रोज आती है, बाद में कॉलम आती है, तो 2 बाय 1 ये इसका ऑर्डर हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3। अगर मैं इसकी बात करूं, अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये ऊपर से नीचे देखेंगे तो 3 कॉलम बनेंगे, और लेफ्ट से राइट की बात करूंगा तो एक रो बनेगी। तो मेरे पास इसका ऑर्डर क्या होगा, पहले हमने लिखनी होती है रोज, तो रोज कितनी बनी 1, और कॉलम कितने बने 3, तो 1/3 क्या बन गया, इसका ऑर्डर बन गया। यही तरीका ऑर्डर लिखने का। अब जब हमने डेफिनेशन में लिखना है, तो डेफिनेशन में हम ये तो नहीं कहेंगे कि किसी मैट्रिक्स में अगर एक रो है और 3 कॉलम है तो उसे हम लिखेंगे 1/3। हम जब डेफिनेशन लिखते हैं तो जनरल बात करते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स में जो रोज है वो n है और कॉलम क्या है n, ये m कह लें या a को n कह लें, a को m कह लें, कॉलम m है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा n/m। एक जनरल फॉर्म लिख देंगे कि पहले आप रोज लिखोगे, बाद में कॉलम लिखोगे। यही बात डेफिनेशन में लिखी हुई है। इफ अ मैट्रिक्स A हैज m नंबर ऑफ रोज, अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज क्या है m है, तो यहाँ पर उसने m कहा हुआ है तो हम भी चले m ही कह देते हैं, इसको नंबर ऑफ रोज को m कह देते हैं। एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं n है। देन दी ऑर्डर और साइज ऑफ द मैट्रिक्स, तो फिर ऑर्डर या साइज ऑफ द मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स A का जो ऑर्डर या साइज है वो क्या होगा m/n। ठीक है, m/n, m मतलब पहले रोज आ गई और n मतलब बाद में कॉलम आ गया। वही बात जो आपको पहले मैं क्लियर कर चुका हूँ कि पहले आपने रोज लिखनी होती है और बाद में आपने कॉलम लिखना होता है। तो ये हमने इसके ऑर्डर की बात कर ली, साइज की बात कर ली। उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं। आगे और भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो तब करूँगा, तब बताऊँगा जब उसके मुतालिक सवाल आएंगे। अभी जितना ज़रूरी है सवाल करने के लिए वो हमने कर लिया। अब बुक पर चलते हैं, इसकी मार्किंग करते हैं हम। तो यूनिट 3 है आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स।
अब पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन की, ये पढ़ना ज़रूरी है और ये आना चाहिए एज एमसीक्यूज, आपको पता होना चाहिए और एज अ मैथमेटिशियन भी इन बातों का पता होना चाहिए। वो कहता है द एवोल्यूशन ऑफ द थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस इज द रिजल्ट ऑफ अटेम्प्ट टू ऑब्टेन कॉम्पैक्ट एंड सिंपल मेथड फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कि ये जो थ्योरी आई है आपके पास मैट्रिसेस, एक नया कॉन्सेप्ट आया, बेसिकली ये किस वजह से आया, ये आपके पास इस वजह से आया कि आप ये कर रहे थे कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का कोई आसान और छोटा सा मेथड मिल जाए। तो वो मेथड ढूंढने के चक्कर में आपने मैट्रिसेस का पूरा एक सिस्टम ढूंढ लिया। आगे वो कहता है इन 1850 में इट वाज जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर एन इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड लॉयर, एक इंग्लिश मतलब के बरतानिया के होंगे, एक इंग्लिश मैथमेटिशियन भी थे और लॉयर भी थे, वकील भी थे। उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, हु यूज द वर्ड मैट्रिक्स, उन्होंने सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स वाला लफ्ज है ना ये इस्तेमाल किया था। आगे वो कहता है इन 1858, ठीक है ये 1850 था, ये 1858 है, मतलब 8 साल बाद आर्थर केले पब्लिश्ड मेमोइर ऑन द थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस, कि आर्थर केले ने अपना एक रिसर्च पेपर बेसिकली पब्लिश किया, उसका नाम था मेमोयर ऑन द थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। मेमोयर का मतलब होता है याददाश्त, याददाश्त किसकी याददाश्त, मैट्रिसेस की। तो मतलब इसका वही है कि वो बता रहे हैं कि मैट्रिसेस के बारे में उन्होंने जो भी रिसर्च किया उसके अंदर उन्होंने लिख दी थी। विच was the remarkable for containing the first abstract definition of a मैट्रिक्स। तो ये इस पेपर के अंदर सबसे पहली जो डेफिनेशन थी आपके पास वो आपको मिली थी मैट्रिक्स की, कि मैट्रिक्स की बेसिकली डेफिनेशन क्या होगी, हम कैसे इसको लिखेंगे। आगे वो कहते हैं द मैथमेटिशियंस जोसेफ जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर, एक नए साइंटिस्ट है, और विलियम रोवन हैमिल्टन एंड आर्थर केले, ये तीनों साइंटिस्ट है, प्लेड इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द मैट्रिक्स थ्योरी, कि इन तीनों साइंटिस्ट ने मैट्रिक्स थ्योरी को डेवलप करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। आगे वो कहते हैं इंग्लिश मैथमेटिशियन कैलस, तो इंग्लिश के मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था कल्स, was the first to use modern brackets notation for the matrices in 1913। तो इन्होंने सबसे पहले मैट्रिक्स के लिए जो मॉडर्न आजकल जो ब्रैकेट नोटेशन यूज होती है इसको सबसे पहले इन्होंने यूज किया था मैट्रिक्स के लिए। आगे वो कहता है द नॉलेज ऑफ द मैट्रिसेस इज एब्सोल्युटली नेसेसरी नॉट ओनली विद इन द ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, के सिर्फ मैथमेटिक्स के ब्रांचेस में इसका नॉलेज ज़रूरी नहीं है मैट्रिक्स का, बल्कि इसके अलावा भी साइंस की बहुत सी फील्डों में इसका इस्तेमाल है, बट आल्सो इन अदर एरियाज ऑफ साइंस जैसे कि जेनेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, मॉडर्न फिजिकोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो हर जगह ये इतनी बड़ी बड़ी फील्ड्स हैं ना जिनके अंदर हम मैट्रिसेस को यूज़ करते हैं, और इवन के जिस बच्चे को मैट्रिसेस आते हैं वो एआई को भी बहुत अच्छे से समझ सकता है, उसको भी बहुत अच्छे से बना सकता है, क्योंकि उसके अंदर डाटा को सबसे पहले तरतीब दिया जाता है, डाटा को रिफाइन किया जाता है, तो उन सब के अंदर मैट्रिसेस को यूज़ किया जाता है। चलिए ये इंट्रोडक्शन था, आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, साइंटिस्ट के नाम याद होने चाहिए, पता होना चाहिए किसने क्या किया। अब आगे आते हैं मैट्रिसेस के बारे में कि मैट्रिसेस क्या चीज़ है। तो ये डेफिनेशन है इसकी कि मैट्रिसेस इज अ रेक्टेंगुलर अरे इन शेप हुज एलिमेंट्स आर रिटन विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स, कि इसके एलिमेंट्स को जब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाता है तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, मैट्रिसेस बन जाता है। और जब हम उसको लिख देते हैं तो फिर वो किस तरह की शेप हो जाती है, कुछ रोज बनती हैं हमारे पास, कुछ कॉलम बनते हैं। दी अरे ओबे सर्टेन दी अलजेब्रिक ऑपरेशंस, के इन अरे के ऊपर आप अलजेब्रिक ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आगे सवालों में हम करना सीखेंगे, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब कुछ करना सीखेंगे हम। आगे वो कहता है कि मैट्रिसेस जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, कि ज़्यादातर मैट्रिसेस को कैपिटल लेटर्स इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, और उनके जो अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनको छोटे एलिमेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि छोटे लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ए आपके पास एक मैट्रिक्स का नाम है ए,
और उसको कैपिटल ए से लिखा गया, लेकिन इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको छोटे लिखा गया, छोटी एबीसी से लिखा गया, छोटे लेटर से लिखा गया। तो एलिमेंट्स को के लिए हमेशा छोटे लेटर यूज होते हैं, और इसका जो नाम देने के लिए हम यूज करते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये भी कैपिटल लेटर है, ये भी कैपिटल लेटर है, तो ये बातें इंपॉर्टेंट है। आगे वो कह रहा है कि आपके जो स्कूल में टाइम टेबल बनता है, फ्लाइट शेड्यूल बनते हैं एयरपोर्ट पर, क्या आपने कब अराइव होना है, कब आपने वहां से उड़ना है, ट्रेन के जो जितने भी शेड्यूल हैं रेलवे स्टेशन पर, वो सारे आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखे होते हैं। एक तरतीब होती है ना, रोज में लिखे होते हैं, कॉलम्स के अंदर कुछ एंट्रीज लिखी होती हैं, तो वो भी बेसिकली क्या है, एक मैट्रिक्स की फॉर्म ही है। यहाँ तक हमने ये कर लिया, आपने इसमें ये डेफिनेशन भी कर लेनी है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल था और ये बातें भी करनी है कि कैपिटल लेटर से क्या लिखते हैं, स्मॉल लेटर से क्या लिखते हैं। ये एग्जांपल तो आप खुद से भी बना के लिख सकते हैं। और ये आप कह लेंगे अगर आपसे वो पूछता है कि मैट्रिक्स की डेली लाइफ में कोई एग्जाम्पल दे, तो आप ये लिख दें। आगे वो कहता है रोज और कॉलम क्या है, ये रो की डेफिनेशन होगी, ये कॉलम की डेफिनेशन होगी। मैंने आपको समझा दिया होगा क्या है। एग्जाम्पल आप अपने से भी कोई भी बनाकर लिख सकते हैं। देन आता है एलिमेंट्स, यहाँ पे एंट्रीज, तो ये सारा कर लीजिएगा, एक ही तो लाइन है, इसके ऊपर भी बात हम कर चुके हैं। देन आता है ऑर्डर और साइज ऑफ मैट्रिक्स, तो ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। आगे उसने एक एग्जांपल की मदद से बताया, एग्जांपल आप खुद से भी बना सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बुक वाली रट्टा लगाएंगे मुझे यही लिखनी है, आप अपने से कोई भी मैट्रिक्स कोई भी मतलब एग्जांपल लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप इसके ऑर्डर को मल्टीप्लाई करवाते हैं, जैसे कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आएगा, 9 आएगा, तो इसके अंदर एलिमेंट्स भी देखें कितने हैं, 9 है, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3 और 4, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12 आएगा। अब 12 का मतलब होगा कि इसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे, 12 होंगे। तो ये एमसीक्यूज आ सकता है कि कोई आपके पास मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है 3/4 या 3/2, बताएं कि उसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे, तो आप इनको मल्टीप्लाई करते, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो मतलब उसके अंदर 6 एलिमेंट्स होंगे। इस तरीके से आप ये सब कर सकते हैं। आगे आपकी हेडिंग है इक्वल मैट्रिसेस की, इसके बारे में अभी मैंने बात नहीं की, ये इंशाल्लाह हम बाद में इसकी बात करेंगे जब इसके मुताबिक सवाल आएंगे। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें वो कहता है राइट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इन ईच मैट्रिक्स, क्या आपने इनमें से हर एक मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम लिखने हैं। तो काम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका मैट्रिक्स ए है। अब आपको पता है कि रोज और कॉलम किसे कहते हैं, इनको हम कहते हैं रोज। तो रोज कितनी होगी, 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज 2 होगी, इसको हम लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ रोज 2 है। और कॉलम हम किसे कहते हैं, ऊपर से नीचे आए, तो एक ये कॉलम बन गया हमारे पास, एक ये कॉलम बनी है, तो कॉलम भी 2 है, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए, 2 हो गए, लिख लिया हमने। अब आते हैं बी पर। इसमें अगर देखें तो नंबर ऑफ रोज 1, 2 और 3 रोज बनी है, तो लिख लेते हैं नंबर ऑफ रोज 3 होगी। बात करते हैं कॉलम की, तो कॉलम एक ही है ये वाला, तो नंबर ऑफ कॉलम फिर 1 हो जाएगा, तो लिख लिया नंबर ऑफ कॉलम 1 है। नेक्स्ट बात करते हैं सी की। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये एक ही रो है, तो रो एक होगी, तो इसलिए हम लिख देंगे कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 है। और कॉलम की बात की जाए तो कॉलम देखें 1, 2 और ये 3 कॉलम बनेंगे हमारे पास, तो नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 3 हो गए। इस चीज को हमने लिख लिया। अब डी की बात करते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक ये रो, एक ये वाली रो बन गई और एक ये रो बन गई, तो 3 रोज है हमारे पास, तो नंबर ऑफ रोज 3 हो गई। और कॉलम की बात करें तो एक ये कॉलम है, एक ऊपर से नीचे ये कॉलम हो गया और एक ऊपर से नीचे ये कॉलम होगा, तो 3 कॉलम हो गए, तो नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हो गए हमारे पास, ठीक है। चलें नेक्स्ट बात करते हैं हम ई की, लास्ट वाला है। अब इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स बल्कि नंबर ऑफ रोज की पहले बात करते हैं, तो वो 2 हैं, 1 और 2, तो नंबर ऑफ रोज 2 होगी। और कॉलम की बात करें, एक ये कॉलम, एक ये कॉलम और एक ये कॉलम, तो 3 कॉलम हो गए, तो नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हो गए। ये भी हमने लिख लिया। उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। इसमें वो कहता है राइट द ऑर्डर ऑफ द ईच मैट्रिक्स, आपने हर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है। तो ऑर्डर में आपको पता है हमें क्या लिखते हैं कि पहले हम ये देते हैं कि जैसे ये मैट्रिक्स है, हम देखते हैं इसमें रोज कितनी है,
तो जितनी रोज होती हैं पहले वो लिख देते हैं, जैसे 2 रोज हैं तो 2 लिख दूंगा, देन फिर बाय, फिर डैश, ये डैश है माइनस ना कहीं से डैश कहिएगा, और कॉलम कितना है 1 है, तो फिर बाद में कॉलम लिख दिया जाता है, तो रोज बाय कॉलम, तो ये क्या बन जाता है आपके पास, ऑर्डर बन जाता है। इसी को जरा हम थोड़ा तरीके से लिखते हैं, तो पहले मैं ये बताऊंगा कि इसमें कितनी रोज हैं, तो नंबर ऑफ रोज 2 है, और कॉलम कितना था 1 था कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए 1। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हम कैसे लिखते हैं, पहले रोज लिखते हैं बाद में कॉलम लिखते हैं, तो 2/1 इस तरीके से। अब इसकी बात करते हैं, तो इसके अंदर बात की जाए कॉलम की तो कॉलम 2 है, और रो की बात की जाए तो रो 1 है। इसी बात को हमने लिख दिया कि इसके अंदर 1 रो है और 2 कॉलम है, तो रो 1 है ये वाली और कॉलम 2 है ये वाले, ठीक है। अब ऑर्डर बना के लिखेंगे, तो ऑर्डर में पहले रोज लिखते हैं बाद में कॉलम लिखते हैं, तो रोज चूंकि 1 है तो 1/2 इस तरीके से लिख दिया। अब इनकी बारी है, इसमें अगर देखें तो इसमें हमारे पास 2 ही रोज है और 2 ही कॉलम है। इसी बात को हम लिख देते हैं ऐसे कि जो रोज है वो 2 है और कॉलम भी 2 है। अब ऑर्डर को कैसे लिखेंगे हम, ऑर्डर में पहले रोज आ जाएंगी 2, देन बाय का वर्ड और देन कॉलम वो भी 2 है, तो 2 आ गया, 2/2 ऑर्डर आ गया। अब इसकी बारी है, इसमें अगर देखें तो हमारे पास जो रोज है वो 2 है, 1 2 रोज हो गई, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 रोज है, और कॉलम की बात करें तो 3 कॉलम है हमारे पास, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। तो ऑर्डर हमारे पास क्या होगा 2/3, 2/3 पहले आती हैं रोज बाद में आते हैं कॉलम। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी ई की, तो इसमें नंबर ऑफ रोज जो है हमारे पास 3 है, 3 कैसे होगी 1 2 3 इस तरीके से, और कॉलम की बात की जाए तो वो 2 है, 1 और 2 कॉलम हो गए। तो ऑर्डर हम कैसे लिखेंगे 2/3 3/2 करके लिखेंगे हम ऑर्डर, तो 3/2 पहले आएंगे रोज और बाद में आएंगे कॉलम, ठीक है। तो 3 पहले आना है और 2 बाद में आना है। चलें अब यहाँ पर आते हैं, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, तो इसके अंदर फिर रो क्या होगी, ये एक ही रो बनती है, और कॉलम भी ऊपर से नीचे देखें तो एक ही बनता है, तो लिहाजा हमारे पास जो इसका ऑर्डर बनेगा, रो भी 1 है कॉलम भी 1 है, तो ऑर्डर क्या होगा 1/1 1/1। लें जी, उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब मूव करते हैं 3 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमारा कॉन्सेप्ट है इक्वल मैट्रिसेस का, कि इक्वल मैट्रिक्स किसे कहते हैं पहले वो समझते हैं। तो पहले एग्जांपल से समझते हैं, फिर डेफिनेशन की तरफ चलेंगे। मान लें आपके पास एक मैट्रिक्स है ये वाला 1 और 2, और एक मैट्रिक्स है ये 1 और 2। देखने में तो दोनों के एलिमेंट सेम है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। इक्वल उस वक्त हो सकते हैं जब 2 कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि आपके जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों के एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। अब एलिमेंट्स की बात करें वो तो चलो दोनों के सेम है, लेकिन ऑर्डर सेम नहीं है। ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 है, और इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 है, तो लिहाजा ये बराबर ही नहीं है, ऑर्डर ही बराबर नहीं है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। लेकिन अगर मैं इसको भी यूं लिख दूं 1 और 2, इसको नाम दे देता हूं, ये ए है मैट्रिक्स और ये बी है। अब आप देखिए दोनों के एलिमेंट्स भी सेम है, दोनों का ऑर्डर भी सेम है, 2 ही रोज हैं इसमें भी और इसमें भी 2 ही रोज है, इसमें भी एक ही कॉलम है और इसमें भी एक ही कॉलम है। तो देखिए रोज भी सेम है, कॉलम भी सेम है, एलिमेंट्स भी सेम है, तो बिल्कुल सेम टू सेम हो गए। अब हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं कि ए किसके इक्वल है बी के, ठीक है। बस यही था इक्वल मैट्रिक्स। अब इसको डेफिनेशन देखते हैं इसकी। बुक में लिखा हुआ है 2 मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। 2 मैट्रिसेस ए और बी को हम इक्वल सिर्फ उस कंडीशन में कह सकते हैं इफ एंड ओनली इफ। जब ये आ जाए ना इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब होता है कि अगर दोनों कंडीशन, मतलब जितनी भी कंडीशन दी गई हैं सारी सेटिस्फाई करें तब वो इक्वल होगी। तो कंडीशन क्या है पहली, कि दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए।
कोरस्पॉन्डिंग का मतलब है कि जैसे इसका पहला एलिमेंट 1 है तो इसका भी पहला एलिमेंट 1 ही होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट 2 है तो दूसरा एलिमेंट भी 2 ही होना चाहिए। इसकी एक और मिसाल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम यूँ लिखते हैं 2 3 4 1। एक मैट्रिक्स ये हो गया और एक मैट्रिक्स हो गया 1 + 1 3 2 + 2 1। तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? इसे ए कह दें आप और इसे आप बी कह दें। जी हाँ, ये भी इक्वल है। अगर आप देखें ऑर्डर तो सेम है ना, 2 ही रोज हैं, इसमें भी 2 रोज हैं, 2 ही कॉलम है इसमें भी और इसमें भी 2 ही कॉलम है। तो कॉलम रोज ऑर्डर तो हो गया सेम, ठीक है, ऑर्डर दोनों का सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है। अगर आप देखें यहाँ पर 2 है तो ये 1 + 1 करके इधर भी 2 ही बनेगा। 2 यहाँ पे दूसरा एलिमेंट 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर देन तीसरा एलिमेंट 4 है, इधर भी 4 है, 2 + 2 करेंगे तो 4 ही बनेगा और उसके बाद 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, तो बिल्कुल सेम टू सेम है। तो लिहाजा मैं ये बात कर सकता हूँ कि ए किसके बराबर है? बी के बराबर है, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ऑर्डर भी सेम है और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। उम्मीद है आप समझ चुके हैं इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स का हम चूंकि समझ चुके हैं तो अब हम ये सवाल भी इजीली कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। आपने बताना है कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल है। अब इक्वल की कंडीशन हमने पढ़ी हुई है कि ऐसे मैट्रिसेस इक्वल होते हैं जिनका ऑर्डर भी सेम हो और जिनके एलिमेंट्स भी सेम हो। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये जो एलिमेंट जो आपका मैट्रिक्स ए है ये वाला और ये वाला जो मैट्रिक्स है एफ, ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब कैसे बराबर हैं ये मैं आपको लिखकर दिखाता हूँ। तो मैंने ए और एफ को लिख लिया। एफ को अगर आप गौर से देखें तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 3 - 3 करेंगे तो 0 ही बचेगा और ये वाला 3 आपके पास एज इट इज आ गया। 3 + 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा और ये वाला 1 भी आपके पास एज इट इज आ गया। तो देखें ये दोनों सेम सेम हो गए ना, सारे एलिमेंट सेम है, तरतीब सेम है, ऑर्डर सेम है, तो लिहाजा ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो मैं इसी बात को लिख दूंगा यहाँ पर कि ए फिर किसके बराबर है? एफ के। तो ए बराबर है एफ के, ठीक है, यही हमारा जवाब है। अब नीचे मैं रीजन भी लिख देता हूँ कि ए एफ के क्यों बराबर है। उसकी रीजन ये है कि दोनों का ऑर्डर भी सेम है और दोनों के एलिमेंट्स भी सेम है। यही बात हमने लिख दी। सिंस ऑर्डर एंड एलिमेंट्स आर सेम इन ए एंड एफ सो दे आर इक्वल, इसलिए ये दोनों इक्वल है। तो ये बात की हमने ए की। अब आगे देखते हैं कि मजीद कौन कौन से मैट्रिक्स इक्वल हो सकते हैं। ए और एफ हो गए ना आपस में, अब बी की बारी है। बी को अगर आप गौर से देखें, बी और ये वाला डी ये दोनों एक जैसे हैं। अब कैसे एक जैसे, इनको मैं लिख कर दिखाता हूँ। तो ये बी और डी लिख लिया हमने और डी को थोड़ा सा अगर आप सोल्व करते हैं तो ये सेम टू सेम बी जैसे ही बन जाएगा। जैसे 5 + 4 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 8 में से 1 को निकालेंगे तो 7 आएगा, बड़ी के साथ माइनस है तो -7 आ जाएगा। तो देखिए सेम टू सेम हो गया, बिल्कुल सेम टू सेम हो गया। तो लिहाजा ये भी क्या है? आपस में इक्वल है। तो मैं ये बात कर सकता हूँ कि बी किसके इक्वल है? डी के, ठीक है। और इसकी रीजन भी लिख देते हैं कि सिंस ऑर्डर एंड एलिमेंट्स आर सेम इन बी एंड डी, के बी और डी में एलिमेंट्स और ऑर्डर सेम है इसलिए ये इक्वल है। चलें, बी और डी की भी बात हमने कर ली, ये दोनों भी हो गए, बी और डी हो गया आपस में। अब सी और एफ ही रह गए और वैसे भी देखने में भी नजर आ रहा है कि ये दोनों इक्वल होंगे। अब कैसे होंगे ये मैं लिखकर आपको दिखाता हूँ। अगर आप इनको लिखते हैं, ये सी आ गया, ये एफ आ गया, नहीं एफ नहीं आना यहाँ पर, एफ नहीं आना, सी आना है और ई आना है यहाँ पर। एफ तो बी के साथ है ना, नहीं एफ जो था आपका वो ए के साथ था, तो सी के साथ यहाँ पे ई आना है, तो मैं यहाँ पर ई लिख देता हूँ। तो ई लिख दिया। अब ये दोनों बराबर हैं, अभी देखने में तो नहीं लग रहा लेकिन मैं इसे सोल्व करूंगा ना तो ये बिल्कुल सेम सेम हो जाएंगे। देखिए 2 × 3 करेंगे तो 6 आएगा, 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, 2 × 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा और 4 - 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 + 4 करेंगे तो 8 आएगा और 3 + 0 करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। अब देखिए ज़रा, दोनों को सेम टू सेम हो चुके हैं, तो लिहाजा अब ये दोनों क्या है? बराबर हैं। तो मैं बात कर सकता हूँ कि सी भी किसके बराबर है? सी बराबर है ई के, ये दोनों आपस में बराबर है। और नीचे रीजन लिख देते हैं कि सिंस ऑर्डर एंड एलिमेंट्स आर सेम इन सी एंड ई आना यहाँ पर भी,
कि सी में और ई में चूंकि सेम सेम है ऑर्डर भी और एलिमेंट्स भी, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर है। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं कि ये कैसे इक्वल है। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसा क्वेश्चन नंबर 4 है वैसे ही आने वाले सारे क्वेश्चन है, तो इसको बड़े अच्छे से ध्यान से देखिएगा। वो कहता है कि इफ अगर ये दोनों मैट्रिसेस आपस में बराबर हैं देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी और डी। तो इनके अंदर मौजूद ए बी सी डी की वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो जो दिया हुआ था वो हमने लिख लिया। अब जैसा कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, देख रहे हैं ना बराबर है, तो बराबर होने का क्या कंडीशन होती है कि हर एक एलिमेंट एक दूसरे के भी बराबर होता है। पहला एलिमेंट पहले के बराबर होता है, दूसरा दूसरे के बराबर होता है, तीसरा तीसरे के, चौथा चौथे के बराबर होता है। तो मैं इसी चीज को यूज करूंगा। तो पहला एलिमेंट मेरे पास क्या है यहाँ पर a+2, ये किसके बराबर होगा, इसके पहले एलिमेंट के, वो है 5। ये हो गया। इसी तरीके से मैं आगे यूज करता हूँ c-3 जो है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये बराबर होगा इसके दूसरे एलिमेंट के यानी कि 8 के बराबर होगा। अब तीसरे एलिमेंट की बात करते हैं, वो है b-1, वो इसके तीसरे एलिमेंट के बराबर होगा, वो 6 है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। उसके बाद बच्चा जी लास्ट वाला हमारे पास d+4, ये चौथा एलिमेंट है तो चौथे के बराबर होगा, वहां पे भी 4 लिखे है तो 4 के इक्वल आ जाएगा। ले जी, अब देखते हैं ये इसको सोल्व करते हैं, हर एक को हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ पर देखिए 2 है ना प्लस का, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो a = 5 - 2 करेंगे, 5 - 2 होगा तो 3 आ जाएगा। तो a की वैल्यू 3 आ गई हमारे पास। यहाँ से देखें ये -3 है, इक्वल के उधर जाके +3 हो जाएगा, इनको प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा। इसकी बात करते हैं तो ये -1 है, वहां जाके +1 हो जाएगा, प्लस किया तो 7 हो जाएगा। और ये +4 है, इक्वल के उधर जाके -4 हो जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। तो इस तरीके से देखिए आपके पास सारी वैल्यूज आ गई, ए की भी आ गई, ये सी की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, और ये रही आपके पास डी की वैल्यू। यही आपने फाइंड करना था, हमने कर लिया। उम्मीद है कि आप समझे होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। इसी तरीके से 5 है, वो भी शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 सेम वैसे ही है। वो कहता है कि आपके पास ये दो मैट्रिक्स हैं, आपस में बराबर हैं, देन फाइंड दी वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। आपने इसमें से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन करते हैं जी इसका। सबसे पहले हमने जो गिवन मैट्रिक्स था वो लिख लिया। अब चूंकि ये बराबर हैं तो हर एक एलिमेंट भी एक दूसरे के बराबर होगा। तो पहला जो एलिमेंट है इसका 2x + 1, ये किसके बराबर होगा, यहाँ के पहले एलिमेंट के, वो है 9। तो ये बराबर हो जाएगा 9 के। और आप देख सकते हैं कि 4 किसके बराबर होगा, 4 के। अब ये लिखने का मुझे फायदा नहीं है क्योंकि मुझे वैल्यू क्या फाइंड करनी है, x की और y की। तो मैं फिर उन्हीं एलिमेंट्स की बात करूंगा जिनके अंदर x और y है। जैसे कि पहले के अंदर x था तो मैंने इसको पहले के बराबर कर दिया। अब y यहाँ पे चौथे नंबर पे है तो फिर ये वाला जो एलिमेंट है इसके चौथे एलिमेंट के बराबर होगा। तो मतलब क्या होगा कि y फिर किसके बराबर हो जाएगा, या यूं लिख लेंगे 5, यहाँ से 5 किसके बराबर होगा, इसके y के बराबर होगा। ठीक है, तो जिनके अंदर x और y आ रहा था सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को हमने एक दूसरे के इक्वल कर लिया, जरूरत भी उन्हीं की है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो 2 एज इट इज रहेगा, +1 है, वहां जाके हो जाएगा -1, माइनस करेंगे तो बचेगा 8, और 2 मल्टीप्लाई इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो 8 ÷ 2 डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4, और y तो पहले निकल चुका, आप इसको फ्लिप करके लिख लें, y = 5। लें जी, यहाँ से y की वैल्यू आ गई और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब मूव करते हैं 6 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है। इसमें भी सेम वही काम है, दो मैट्रिक्स हैं आपस में बराबर हैं, तो आपने इसके अंदर से a b c और d की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो पहले इनको लिख लेते हैं, ये रहे मेरे दोनों मैट्रिक्स। अब हर एक एलिमेंट दूसरे के बराबर है तो उसके बराबर लिख देते हैं। तो a + b बराबर होगा 10 के, तो a + b = 10, क्योंकि पहला एलिमेंट पहले के बराबर होगा। दूसरा एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर 2d - 1, ये बराबर होगा इसके दूसरे एलिमेंट के यानी कि 5 के, तो ये 5 के इक्वल आ गया।
यहाँ पर तीसरा एलिमेंट है हमारे पास 3b प्लस 2, वो बराबर होगा यहाँ के तीसरे एलिमेंट यानी कि 11 के बराबर होगा। और यहाँ पर हमारा फोर्थ एलिमेंट 4 है और यहाँ पर फोर्थ एलिमेंट c है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। चलें अब वैल्यूज निकालते हैं। यहाँ से तो अभी वैल्यू निकालना मुश्किल है, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 2d एज इट इज, -1 है इधर आके हो जाएगा +1, इनको प्लस करेंगे तो 6 आएगा, 2 मल्टीप्लाई है वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 6 डिवाइडेड बाई 2, इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा, 2 3 6। अब इसको कर लें, 3b इज इक्वल टू +2 है उधर जाके -2 हो जाएगा, इनको माइनस करेंगे तो आपके पास 9 आएगा, 3 मल्टीप्लाई है यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा और इनको डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 3 9 होता है तो 3 आएगा। ये तो पहले वैल्यू निकल चुकी है, तो आपने सी की निकालनी है तो सी को पहले लिख लें, 4 को बाद में लिख लें फ्लिप करके। अब आता है यहाँ पर लिखा हुआ a प्लस बी। अब b की वैल्यू चूंकि हमारे पास आ चुकी है तो मैं b की जगह पर b की वैल्यू लिख देता हूँ। a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 10। 3 प्लस क्या वहाँ जाके हो जाएगा माइनस, 10 माइनस 3 हो गया, इनको माइनस किया तो आपके पास 7 आ गया। इस तरीके से आपने a की वैल्यू निकाल ली, ये आपने d की वैल्यू निकाली थी, ये आपने b की निकाल ली थी और ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई थी। यही आपकी वैल्यूज हैं, यही हमने फाइंड करनी थी। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें भी 2 मैट्रिक्स है, आपने इसमें से p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लिख लेते हैं जी, हमने अपने इन दोनों मैट्रिक्स को लिख लिया। अब चूंकि दोनों बराबर है तो हर एक एलिमेंट एक दूसरे के बराबर होगा। हमें जो फाइंड करना है p और q, जो जिनके अंदर ये दोनों शामिल है ना, मतलब p और q जहाँ पे मौजूद होगा हम सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स की बात करेंगे। तो जैसे कि पहले एलिमेंट में p और q शामिल है तो ये किसके बराबर होगा, इसके भी पहले एलिमेंट के बराबर होगा। तो p प्लस q बराबर हो गया 6 के, ठीक है। अब दूसरे एलिमेंट की बात करने का फायदा नहीं है, 5 के बराबर होगा, उसका हमने क्या करना लिखकर, हमें जो फाइंड करना है वो तो इसमें नहीं है ना, तो फायदा लिखने का। अब इसकी बात करते हैं डी वाले की। अब ये वाला किसके बराबर होगा, 0 के, ठीक है। चौथा एलिमेंट चौथे के बराबर होगा, तो p माइनस के 2q बराबर हो जाएगा 0 के। चलें अब इनको आपस में सोल्व करना है और आपने वैल्यूज निकालनी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर p और q दोनों मौजूद है, यहाँ पर भी दोनों मौजूद है। जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो आप एक में से किसी की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर देते हैं। तो इसके लिए नाम दे देता हूँ मैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। तो 1 से अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ p की, तो p यहीं पर रहेगा, q उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 6 माइनस q हो जाएगा। इसे मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 का। ये जो नई इक्वेशन बनी है ना, p की जो वैल्यू आई है, इसको आप किस में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। मतलब पहली से जो वैल्यू आती है उसे दूसरी में पुट करना होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट इन 2, सेकंड वाली में अब हम इसे लिखेंगे। तो सेकंड में जहां पर p होगा वहां पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो p ये है, p की जगह पर आ जाएगा 6 माइनस q। पहले यूं करते हैं, पहले मैं पूरी इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूँ। वो हमारे पास है p माइनस के 2q इज इक्वल टू 0। अब p की जगह पर ये वाली वैल्यू आएगी p की, वो है 6 माइनस q, तो p की जगह पर आ जाएगा 6 माइनस q। ये p की जगह पर आया ये वाला, ये सारा हिस्सा, और आगे वाला जो था माइनस के 2q वो एज इट इज रहेगा। अब आप देखेंगे ये जो 6 है ये तो एज इट इज रहेगा, दोनों के साथ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, अलामत माइनस रहेगी, तो ये 3q हो जाएगा, 2 और 1 3। ये माइनस 3q है, उधर जाके ये प्लस का 3q हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इनको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो q की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 आ गई। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, q को इधर 2 को इधर भी लिख सकते हैं। अब इसी q की वैल्यू को आप चाहे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखें, 2 में लिखें, चाहे 3 में लिखें, आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी p की। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 में लिख देता हूँ, उसमें पहले p एक तरफ है q एक तरफ है, तो सोल्व करके इजीली आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुट इन 3। अब इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 में लिख रहा हूँ। अब इक्वेशन नंबर 3 पहले लिख लेता हूँ, p बराबर है 6 माइनस q के, तो p बराबर है 6 माइनस q के। अब q की जगह पर आ जाएगी वैल्यू
क्यू की, 6 माइनस क्यू की वैल्यू हमारे पास 2 है तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर 6 माइनस 2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4, तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, वैल्यूज भी सारी फाइंड कर ली। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। अगर आपको कहीं भी इशू हो आप कमेंट करें, अगर ना हो समझ आए तब भी कमेंट करके ज़रूर बताया करें। वीडियो फिर लाइक कर दिया करें, दोस्तों तक शेयर कर दिया करें, और मज़ीद वीडियोस के लिए अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।